बर्ड्स और एनिमल जितने भी थे वो पहले जो दिखते थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि जो हम लोगों का जितना डेवलपमेंट हम सिटीज़ में करते जा रहे हैं और जितना हम हमारा जो पॉन्ड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो हमारा वाटर बॉडीज़ का एरियाज है वो कम होता जा रहा है, हमारा जो नेचर है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो टाइमली कम हो रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हेलो कि हेलो 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 हेलो। प्लीज़ अपना म्यूट कर लीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के लिए हमारे पास जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारे पास आगे इन बर्ड्स को, इन एनिमल्स को देखने के लिए बचेंगे ही नहीं। क्योंकि हम बहुत सारे बर्ड्स को आप देखेंगे कि जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हैं या इंडियन वल्चर्स हैं, वो अब आगरा में नहीं दिखते, जो कि आई थिंक 10 to 15 ईयर्स बैक यहाँ पर नेस्टिंग करते थे और उनको आपने देखा होगा। उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि यहाँ पर कुछ स्लॉटर हाउसेस थे जो अब नहीं है, जो पहले हुआ करते थे। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी बर्ड्स के जाने के और उनके कम होने के। जैसे हाउस पैरो हैं जो कि मेजर इशू है, जिसका टावर्स हैं, टीवी टावर्स हैं और ये टेलीफोन टावर्स हैं, जिसकी वजह से ये उनका जो नंबर ऑफ काउंट है वो कम हो रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें हम देखेंगे कि आगरा के अलग अलग लोकेशंस में कहाँ कहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है और उसका क्या डेंसिटी है। तो अगर हम देखेंगे तो ताजमहल के पास हमारे पास ताज नेचर वॉक है, और कीथम सिकंदरा से आगे है एक जगह, गोल्फ कोर्स है हमारे पास। कुछ डिफेंस का एरिया है जो कि कंजर्व्ड एरिया है, बट वो भी हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगरा में बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, जिसको हम विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आगरा के अलावा जैसे अगर हम टूवर्ड्स बाह जाते हैं, टूवर्ड्स शमशाबाद जाते हैं, टूवर्ड्स सिकंदरा जाते हैं, टूवर्ड्स फतेहपुर सीकरी जाते हैं, तो बहुत सारी छोटी वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी की बर्ड्स और एनिमल्स दिखते हैं। एक वन ऑफ द मेजर इशू ये है कि करेंटली अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ ब्लू बुल है, नीलगाय है, वो एक लार्जेस्ट एंटीलोप है। और जो फॉरेनर्स आते हैं वो यहाँ पर इसलिए आते हैं कि जब वो ताजमहल विजिट करते हैं तो उनको ब्लू बुल्स कभी कभी देखने को मिलती हैं, और उन लोगों के लिए ये एक न्यू चीज होती है कि वो कभी उनको नहीं देख पाते, क्योंकि हर जगह पर ब्लू बुल्स नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ है, लेकिन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन अब वो फार्म्स में मूव कर गई हैं, और अब फार्मर्स उनको मार देते हैं या उनको भगा देते हैं, जिससे कि वो उनके फार्म्स को हार्म ना पहुंचाएं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, उनको हम ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर बॉडीज, वो सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट खत्म होने की वजह से वो हमारे आसपास आ गए हैं। लेकिन बेसिकली वो भी एक पार्ट ऑफ लिविंग बीइंग है, जो कि उनका भी सेम राइट्स हैं यहाँ पर रहने के। तो हम लोगों ने अभी लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर एक पूरा लिस्टिंग की थी, लगभग 160 बर्ड्स की। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने 160 बर्ड्स की लिस्टिंग की थी, जिसमें ओवरऑल जितनी भी बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं, और वो बर्ड्स जो रेजिडेंट हैं, जो लॉन्ग टाइम यहाँ ऑल ओवर ईयर यहाँ पर हम देख पाते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो हमें सीजनल बर्ड्स हैं, जैसे एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन वो विंटर्स में यहाँ आती हैं, जो हम कीटम में देख पाते हैं। या इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो नेस्टिंग करने के लिए यहाँ आती हैं। तो यहाँ पर इंडियन स्किमर्स हैं जो कि बहुत मेजरली यहाँ चंबल के पास देखे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग स्किमर्स को देखने के लिए बाहर से आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी जो सैंड माइनिंग होती है चंबल में, अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली कुछ पिक्चर्स शेयर किए थे, जिसमें धौलपुर के आसपास और नियर एमपी के आसपास भी वहाँ पर सैंड माइनिंग होती है, जिसका एक मेजर इशू है कि वहाँ पर स्किमर्स की नेस्टिंग डिस्टर्ब होती है। लेकिन उनका भी ईयरली काउंट हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से हम उनका नेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं, आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है कि वो यहाँ पर नेस्टिंग करना कम कर दें या बंद कर दें, और हो सकता है आने वाली जनरेशन उनको ना देख पाएं।
तो जो मेजर इश्यूज यही हैं कि हम जो कंजर्व्ड एरिया हैं एटलीस्ट हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएं, उनको जो सोशल और जो नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे भी हम बचा पाएं। बिकॉज हम देखते हैं बहुत सारे जो लेक्स हैं जैसे कंजर्व्ड एरिया है, जो बर्ड सेंचुरीज हैं, वहाँ पर भी फिशिंग हो रही है या वहाँ पर बर्ड्स को ट्रैप किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हम लोगों को इस तरीके से, अगर हम फोटोग्राफी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फोटोग्राफी के लिए ही हैं, हमें कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उन बर्ड्स को, उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ 160 बर्ड्स, जिसमें हम लोगों ने जो यहाँ पर पूरे होल ईयर में हम लोगों ने काउंट किया है। नेक्स्ट प्लीज। तो बेसिकली फोटोग्राफी का जो मेन पर्पस है वो है गुड क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स। बट इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें पिक्चर्स के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि पिक्चर्स के अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें हों जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। लाइक अगर कोई एलिमेंट हो सकता है जो हमें अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी फ्रेमिंग हो सकती है, उसकी कंपोजिशन हो सकती है, उनका सोशल बिहेवियर हो सकता है, उन बर्ड्स या एनिमल्स का कुछ इंटरेक्शन हो सकता है। तो हम ऑलवेज जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम कुछ एलिमेंट्स उसमें जोड़ पाएं या उसमें हम कुछ इस तरीके से ऐड कर पाएं जो उस पिक्चर की ब्यूटी को और बढ़ा दे। लाइक अगर मैंने इस पिक्चर को यहाँ शेयर किया है तो वो बेसिकली कॉम्पोजिशन जो एक प्राइम हमारा मोटो होता है फोटोग्राफी में, तो कॉम्पोजिशन हमारी क्या होनी चाहिए। इस पिक्चर में मैंने ये दिखाया है कि एक बैकग्राउंड में हमारे पास एक ब्यूटीफुल ताजमहल है और उसके फ्रंट पर एक बटरफ्लाई है। तो इस बटरफ्लाई को अगर हम फ्रेम में कहाँ रखेंगे कि जिसकी वजह से ये और सुंदर दिखे। इसमें एक डिस्ट्रैक्शन था लेकिन हम उस डिस्ट्रैक्शन को हम अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि हम पिक्चर को और बेटर वे में ले पाए। नेक्स्ट। This other thing is some rules which we follow in the uh, photography. The basically the rule of third is not a rule, और फोटोग्राफी का कोई रूल नहीं है, बट हम जो हमारी आंखों को ज्यादा अच्छा लगता है हम उसको एक रूल बना लेते हैं। जैसे कि रूल ऑफ थर्ड इसलिए हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज अगर कोई भी वन थर्ड पोजीशन पर अगर प्रेजेंट है तो वो एक पिक्चर को एक स्टोरी देता है, उसका एक अफेक्ट होता है। लाइक इस बर्ड का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है और उसका जो पोजीशन है वो वन थर्ड पोजीशन पर है, जो कि उस पिक्चर को हमें देखने में ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल लोकलाइज पिक्चर। तो हम इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर कोई पिक्चर साइड डायरेक्शन में देख रही है या कोई एनिमल साइड डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये एक उसको पोर्ट्रे करने में बहुत हेल्प करता है कि अगर हम उसको वन थर्ड पोजीशन पर रखते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो इसमें अगर वो राइट में देख रही है, अगर मैं इसको सेंटर में रखता या राइट डायरेक्शन में रखता तो मे बी ये बर्ड उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने इसको लेफ्ट साइड में रखा है वन थर्ड पोजीशन पर, तो वो और ज्यादा अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको उसका डायरेक्शन भी शो कर पा रहे हैं और उसका जो टेल है जो उसको एक और ज्यादा ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट। तो बेसिकली फोटोग्राफी के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ऑब्वियसली जानते हैं, अपर्चर है, शटर है एंड आईएसओ है। एंड जो मेजर रोल है वो इन तीनों का इक्वली है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि अगर अपर्चर हमारा फिक्स हो या हम किसी एक बेस्ट अपर्चर पर पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर शटर स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ता है और आईएसओ को भी। इसका रीज़न ये है कि जब हम कभी भी कोई पिक्चर लेते हैं तो सबसे इनिशियल रोल है लाइट का। तो अगर हम लाइट, ऑब्वियसली जब हम बर्डिंग करते हैं तो नॉर्मली बर्ड्स जो हैं वो या तो किसी शेडी प्लेस में होती हैं या किसी पर्च पर होती हैं, या फिर जहाँ पर लाइट कम होती है हम नॉर्मली वहीं पर ही क्लिक करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बहुत ओवर लाइट में मिले या ओपन लाइट में मिले। तो हमें अपर्चर ऑलवेज मैक्सिमम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपर्चर को मैक्सिमम रखेंगे तभी हमें एक प्रॉपर लाइट मिलेगी कैमरे को, सेंसर को,
जिससे कि उसकी जो क्वालिटी है, पिक्चर की शार्पनेस है, वो हमें प्रॉपर आए। अगर हम अपर्चर को मैक्सिमम नहीं रखेंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली मूव करती हैं और उनका मूवमेंट जल्दी जल्दी होता है, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट है अगर वो कम है और आपका अपर्चर भी कम है तो वो मे बी ब्लरी हो सकती है या वो शार्प पिक्चर ना आए। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपर्चर हमेशा मैक्सिमम रहे। सेकंड है शटर स्पीड। शटर स्पीड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब कोई भी बर्ड मूवमेंट कर रही है तो आपको उसको फ्रीज करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसके विंग्स आपको नहीं दिख रहे हैं या उसकी आईज नहीं दिख रही हैं तो वो पिक्चर उतनी अच्छी नहीं लगेगी एज कम्पेयर टू वो पिक्चर जिसमें उसके विंग्स, उसकी टेल, उसकी आईज, उसका बॉडी कंप्लीटली शार्प हो। थर्ड इज ISO. ISO is the another main component, because sometimes what happened कि initially जो कैमरास थे उसमें ISO का रोल कम था, और हम पिक्चर्स को जब डेवलप करते थे तो लाइट को हमें मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन जब डिजिटल कैमराज आए तो उसमें जो सेंसर है उसकी सेंसिटिविटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ISO। तो अगर आप ISO को यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ISO की नंबर्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो एक लिमिट के बाद ISO जो है वो मे बी आपकी पिक्चर में ग्रेन्स ला सकता है और आपकी पिक्चर को खराब कर सकता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो ISO की लिमिट है वो डिपेंड करेगी कैमरा पर और आपकी सेटिंग्स पर भी। अगर आपकी प्रॉपर सेटिंग्स हैं तो आप एक पर्टिकुलर ISO पर एक शार्प पिक्चर ले सकते हैं और फ्लाइंग बर्ड को भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो जैसा मैंने बोला था कि अपर्चर इज द मेन की पॉइंट फॉर लाइट। तो अगर हमें बर्ड या कोई एनिमल का पोर्ट्रेट लेना है या उसको क्लिक करना है तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें जो पिक्चर है वो बहुत शार्प मिले और उसका बैकग्राउंड में कोई भी एलिमेंट ना हो या उसके बैकग्राउंड में कोई भी लीफ या कोई भी चीज़ ना आए। तो हमें ऑलवेज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो अपर्चर है वो मैक्सिमम हो, जिससे कि हमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिले। एंड वन मोर थिंग इज कि अगर हम पिक्चर को बर्ड्स में और एनिमल्स में अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें लाइट भी प्रॉपर चाहिए, पिक्चर शार्प भी चाहिए, तो हमारा अपर्चर ऑलवेज मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट। So here is the picturization of aperture with respect to diameter of the aperture. So there is a first image with There is 1 second. Before we are moving forward, there are Android users भी हैं हमारे इसमें हम्म वर्कशॉप हम्म में. So, before you move on to camera specifications, I would request आई थिंक नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू हुआ है शायद। हेलो। Yes, sir. तो you बेसिकली इस पिक्चर में हम जैसा देख रहे हैं तो ये जो to अपर्चर का जो डायमीटर। हेलो। photography जो Ma'am, there फोन is a से lot करना of network issue. Dheeraj bhai, you can continue. चाहते हैं. तो हम जब अपर्चर की बात करते हैं तो अपर्चर चाहे कैमरा हो चाहे मोबाइल हो, दोनों की ही केस में अगर हम
हेलो एवरीवन। तो बेसिकली हमारा जो अपर्चर है, अगर हम चाहे मोबाइल की बात करें चाहे कैमरा की बात करें, जो अपर्चर है वो ऑलवेज मैक्सिमम हमें क्यों चाहिए, बिकॉज चाहे मोबाइल से अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो भी आपको लाइट हमेशा ज़्यादा चाहिए, जिससे कि अगर आप किसी भी इमेज को जब डार्क में क्लिक कर रहे हैं तो आपका अपर्चर ऑलवेज मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपको नीड नहीं है या ओवरलाइट है या सनलाइट है तो आप अपर्चर को चेंज कर सकते हैं या आप उसके एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं। द मेन थिंग इज कि यहाँ पर जो हम शो कर रहे हैं कैमरा अपर्चर वैल्यू, तो यहाँ पर f2.8 से f22 तक आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है एंड देर इज अ मोर डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इफ यू नीड अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑलवेज अपर्चर मैक्सिमम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको शार्पनेस को इंक्रीज करना है या आपको पिक्चर की डेप्थ को बढ़ाना है तो आपको अपर्चर को कम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, जहां पर जो अपर्चर है वो जहाँ पर मैक्सिमम है, आप देखेंगे कि जो पर्सन है वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल है। बट जहाँ पर f22 है या अपर्चर मिनिमम है, वहाँ पर जो घर है और जो पर्सन है वो दोनों ही लोग अच्छे से विजिबल है, बिकॉज वहाँ पर अपर्चर जो है वो मिनिमम है, जिसकी वजह से वो दोनों को ही शार्पली प्रेजेंट कर रहा है। जो लाइट है डिफ्रैक्शन की वजह से उसको दोनों ही इमेजेस को, दोनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वली शार्पनेस दे रहा है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर मैक्सिमम अपर्चर है वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जो वाइडली ओपन है तो मैक्सिमम लाइट आती है, जिसकी वजह से जो आपका फोकस है वो फर्स्ट पर्सन पर ज़्यादा होने की वजह से जो बैक साइड है उसका डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो हो जाता है। नेक्स्ट। तो इस पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में कि f22 पर जो पिरामिड है और जो पर्सन है वो दोनों ही शार्प हैं, बट f1.4 पर जो पर्सन है वो शार्प है बट जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है या इनविजिबल है। तो बेसिकली हमें जब बर्डिंग करते हैं तो स्पेसिफिकली बर्डिंग के केस में हमें हमेशा जो अपर्चर है वो मैक्सिमम पर रखना चाहिए या f1.4 पर रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सेकेंड इज शटर स्पीड। शटर स्पीड हमें क्यों चाहिए, बिकॉज अगर कोई बर्ड स्टेबल है या कोई एनिमल स्टेबल है तो आपको शटर स्पीड 1/125 या 1/100 या 1/200 पर आप क्लिक करेंगे और वो बहुत शार्प पिक्चर आपको मिल सकती है। बट अगर कोई मूविंग एलिमेंट है या मूविंग सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपना शटर स्पीड बढ़ानी पड़ती है। लाइक अगर आपको कोई बर्ड मूव कर रही है या कोई एनिमल मूव कर रहा है तो आपको शटर स्पीड 1/1000 टू 1/2000 एंड अप टू 1/4000 तक, इन द केस ऑफ हमिंग बर्ड्स या इन द केस ऑफ फ्लाइंग बर्ड, आपको 1/4000 तक जाना पड़ेगा, बिकॉज उनकी जो विंग्स की स्पीड है वो 1/4000 पर सेकेंड तक है। तो बेसिकली आपको जो स्पीड है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो जो सब्जेक्ट है उसका मूविंग स्पीड क्या है। नेक्स्ट प्लीज। देन जब हम बात करते हैं मोड्स की तो हमारे पास मल्टीपल मोड्स हैं कैमराज में, लाइक अपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी। तो हम वाइल्ड लाइफ में किस प्रायोरिटी को यूज़ करें और किस मोड पर हम क्लिक करें। नॉर्मली जो कुछ फोटोग्राफर्स हैं वो मैनुअल मोड यूज़ करते हैं जो प्रो हैं। कुछ फोटोग्राफर्स हैं वो शटर प्रायोरिटी यूज़ करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हम शटर पर रखेंगे तो हमें पिक्चर शार्प मिलेगी, बिकॉज जो मूविंग बर्ड्स हैं या जो मूविंग एनिमल है वो ज़्यादा बेटर हमें मिलेगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो शटर स्पीड है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। बट अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि आपको जब शटर स्पीड चेंज करना है फ्रिक्वेंटली
तो आपको बहुत बार दिक्कत आती है। तो आप ऑलवेज अपर्चर प्रायोरिटी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मूविंग नहीं है या उसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप अपर्चर प्रायोरिटी यूज करेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम अपर्चर मिलेगा और लाइट प्रॉपर मिलेगी। अकॉर्डिंगली आप उसकी शटर स्पीड विद द हेल्प ऑफ आईएसओ भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप शटर प्रायोरिटी यूज करते हैं तो शटर प्रायोरिटी में आपको क्या होगा कि आपने सपोज करिए 1/1000 रखा या 1/2000 रखा, तो शटर प्रायोरिटी इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपकी जो वर्ड है वो मे बी डार्क पिक्चर आएगी, या हो सकता है कि वो बहुत ना भी दिखे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप शटर प्रायोरिटी पर रहते हैं और आपने देखा कि अगर वो बर्ड मूव ही नहीं कर रही है और आपने शटर ज़्यादा किया हुआ है, तो समटाइम्स क्या होता है कि वो जो पिक्चर है वो बहुत डार्क डार्क हो जाती है। तो आपको उसमें भी ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपका जो आईएसओ है और अपर्चर है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए क्या है या क्या आ रहा है। तो मैं जो जनरली यूज़ करता हूँ वो अपर्चर प्रायोरिटी यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे मैक्सिमम टाइम मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शार्प पिक्चर मिले, लाइट प्रॉपर मिले, और आईएसओ अगर मैं 800 टू 1000 भी रखता हूँ तो मुझे ये मालूम है कि मेरी पिक्चर जो है उसमें कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड थिंग इज कि जो बर्ड है उसका अगर मूवमेंट कितना है रिगार्डिंग मैं उसको अपर्चर को चेंज करता हूँ। एंड अगर मुझे फ्लाइंग शॉट्स लेने हैं या मुझे पता है कि मुझे फ्लाइंग मूविंग शॉट्स करने हैं, तो मैं शटर प्रायोरिटी पर जाऊंगा, जिससे कि मुझे जो फ्लाइंग शॉट्स हैं या जो मूवमेंट है वो शार्प मिले। नेक्स्ट प्लीज। तो वाइल्ड लाइफ एंड शटर स्पीड्स, नॉर्मली जब हम किसी एनिमल को लेते हैं तो हमें पता है कि अ, हमेशा हमारी पिक्चर में जो आईज हैं वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारी जो आईज हैं वो भी ब्लिंक करती हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स। तो आपको कितना मिनिमम शटर चाहिए जिस पर वो प्रॉपर शार्प इमेज हमें मिले? तो हमें नॉर्मली अगर हम स्टेडी ट्राइपॉड पर भी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं या हम हैंड हैंडल भी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको जो शटर स्पीड है वो 100 चाहिए ही चाहिए, और अप टू 200। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट मूविंग है या कोई एनिमल मूव कर रहा है तो आपको 200 टू 1000 तक आपको अपना शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। और जो फास्ट मूविंग एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनके लिए आपको शटर स्पीड 1/3000 1/4000 तक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो बर्ड है उस बर्ड की जो विंग्स हैं वो शार्प नहीं है, बट बर्ड बिल्कुल शार्प है। क्योंकि जब वो मूव कर रही है तो आप ये देखिए कि उसकी बॉडी प्रॉपरली क्लिक हुई है, लेकिन जो उसके विंग्स हैं वो प्रॉपरली क्लिक नहीं हुए हैं या वो फ्रीज नहीं हुए हैं। उसका मेन रीजन यही है कि जो आपका शटर स्पीड है वो कम है। इस केस में हमें शटर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि आपका जो बर्ड है वो फ्रीज हो जाए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको वो जो मूवमेंट दिखाना है, जो एलिमेंट दिखाना है, वो ये दिखाना है कि वो बर्ड का जो डायरेक्शन है या जो मूवमेंट है या वो फ्लाई कर रही है, अगर वो फ्रीज होगी तो मे बी समटाइम्स वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है एज कम्पेयर टू दिस पिक्चर। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पिक्चर कैसी लेनी है। अगर आपको चाहता है कि आपको मूवमेंट दिखाना है या आपको किसी का फ्लाइट मोड दिखाना है, तो आपको फ्रिक्वेंटली उसको शटर को भी चेंज करना पड़ेगा, प्लस आपको शटर स्पीड कम पर आप ये पिक्चर ले पाएंगे। अगर आप शटर स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको वो जो विंग्स हैं वो शार्प मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अदर रोल इज आईएसओ। अब इस पिक्चर में अगर मैं बोलूं कि ये डे टाइम में ली गई है, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप डे टाइम में भी पिक्चर्स लेते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्रॉपर सनलाइट में नहीं है या प्रॉपर लाइट में नहीं है, तो होता क्या है कि आपके जो पिक्चर्स में इन द टर्म ऑफ मूवमेंट, इन द टर्म ऑफ फ्लाइट, आपको आईएसओ इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो आपकी शटर स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी और आपकी लाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको जहाँ पर लगता है कि आपकी पिक्चर
ब्लरी आ रही है या जहाँ पर लाइट कम है, तो आप आईएसओ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट समटाइम्स लोगों की क्वेरी ये होती है कि आपकी शटर स्पीड कितनी हो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि अगर हम आईएसओ कम रखते हैं तो पिक्चर तो मे बी शार्प हो सकती है बट बहुत डार्क होगी, और वो मे बी आपको उतनी अच्छी ना लगे या वो उतनी अप्रोप्रिएट ना मिले। लेकिन अगर आप आईएसओ बढ़ाते हैं अप टू 2000, अप टू 3000, अप टू 4000, तो क्या होता है कि उसमें ग्रेन्स आने के भी चांसेस होते हैं। सेकंड थिंग ये कि उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पिक्चर लें तो आपका जो मैक्सिमम आईएसओ है आप उसको भी लिमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपके कैमरे में सेटिंग्स होती हैं, निकॉन में भी है और कैनन में है, बाकी कैमराज में भी सेटिंग्स होती हैं कि आप उसको सेट कर सकते हैं। सेम चीज मोबाइल में भी है। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो जो आपका मोबाइल है उसमें भी आईएसओ की एक प्रो मोड में सेटिंग्स हैं कि आप आईएसओ कितना रखना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें ऑटो आईएसओ होता है मोबाइल्स के केस में, बट जब आप प्रो मोड यूज करते हैं तो आप आईएसओ को स्टिक कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आईएसओ चाहिए। लाइक अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई सनसेट का शॉट ले रहे हैं या कोई डिम लाइट का शॉट ले रहे हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स को दिखाना है, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपको जो आईएसओ है अगर आप ऑटो रखेंगे तो वो जो कलर्स हैं वो उसकी ब्यूटी चली जाती है। लेकिन अगर आप आईएसओ को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो जो बैकग्राउंड है या जो कलर्स हैं वो बहुत सुंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑटो आईएसओ की वजह से जो ब्राइट लाइट है वो उन कलर्स को कम कर देती है। तो मोबाइल यूजर्स भी ये ध्यान रखें कि अगर आप प्रो शॉट लेते हैं या प्रो मोड से क्लिक करते हैं तो आप आईएसओ को चेंज कर सकते हैं विद एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारे कैमरा में डिफरेंट मोड्स हैं, जो कि अगर आप देखेंगे कि अभी मोबाइल के प्रो मोड्स में भी ये चीज़ें आ गई हैं। तो हमारा नॉर्मली जो मोबाइल है और जो कैमराज हैं वो हमारा ऑटोमेटिक मोड या हम बोलेंगे कि ऑटो मोड पर रहता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी सारी सेटिंग्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ सेंसर कैमरा खुद डिसाइड करता है कितनी लाइट में कितना आईएसओ चाहिए, कितना शटर चाहिए, और वो अकॉर्डिंगली पिक्चर को क्लिक करता है। बट हम अपने कैमरा से अपने मोबाइल से पिक्चर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको सनसेट के साथ में पिक्चर चाहिए किसी की, या आप अर्ली मॉर्निंग राइज करते हुए किसी बर्ड के साथ में वो पिक्चर लेना चाहते हैं, तो अगर आप ऑटो मोड पर अगर सनराइज का पिक्चर लेंगे विद बर्ड इन द सेंटर ऑफ द सन, तो आप देखेंगे कि जो सन है वो ओवर ग्लो करेगा और आपकी जो बर्ड है वो आपको शार्प नहीं मिलेगी। बट इन द केस ऑफ प्रो मोड आप क्या कर सकते हैं कि उसको आईएसओ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से और अपर्चर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, तो आपका जो सन है और जो बर्ड है वो भी शार्प हो जाएगा। सेकंड इज अपर्चर प्रायोरिटी मोड, जैसे कि हम नॉर्मली कैमराज में यूज करते हैं कि अपर्चर प्रायोरिटी मोड में हमें ऑलवेज, चाहे हम बर्डिंग करते हैं या नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं, चाहे स्ट्रीट करते हैं, चाहे लैंडस्केप करते हैं, अपर्चर प्रायोरिटी मोड में आपको सबसे मेन चीज जो है आप अपर्चर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग आप विद द अपर्चर आप शटर और आईएसओ को मैनुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपर्चर आपका फिक्स हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो ऑप्टिमम लाइट है वो जो चाहिए वो आपका फिक्स है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मूविंग शॉट्स लेने हैं, फ्लाइंग शॉट्स लेने हैं, किसी स्पोर्ट्स कार का शॉट लेना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो शटर प्रायोरिटी मोड है उस पर जाएंगे, जिससे की वजह से आप अपना शटर फिक्स कर सकते हैं कि आपका शटर कितना हो, जिससे वो जो सब्जेक्ट है वो हमें फ्रीज मिल जाए या वो हमें शार्प मिल जाए। तो आप शटर प्रायोरिटी का यूज तब करें जब आपको कोई मूविंग शॉट्स लेने हैं या आपको फ्लाइंग शॉट्स लेने हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट स्टेबल है या उसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपर्चर प्रायोरिटी यूज करें। अपर्चर प्रायोरिटी पर आप मैक्सिमम अपर्चर पर किसी भी बर्ड को क्लिक करेंगे तो आपको लाइट ऑप्टिमम मिलेगी। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप चाहते हैं कि उसको चेंज करना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि लाइट तो आपको प्रॉपर मिल रही है, प्लस आपको आईएसओ से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्लस आप
शटर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ISO। द फोर्थ वन इज मैनुअल मोड। मैनुअल मोड को ही हम मोबाइल्स में प्रो मोड बोलते हैं, जिसमें हम अपनी मर्जी से ISO, अपर्चर और शटर तीनों कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअल मोड का मतलब ये है कि हम कमांड देते हैं अपने मोबाइल को या कैमरा को कि आपका अपर्चर क्या हो, आपका शटर क्या हो, आपका ISO क्या हो। बट आप अपर्चर प्रायोरिटी में और शटर प्रायोरिटी में किसी एक चीज को तो फ्रीज कर सकते हैं, लाइक अपर्चर या शटर, बट बाकी एलिमेंट्स को आप चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है मैनुअल मोड में कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपर्चर, शटर और ISO तीनों चीजों को ही मैनेज कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के केस में आपको कौन सा मोड यूज करना चाहिए? नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं, मैं अपने केस में यूज करता हूँ, वो अपर्चर प्रायोरिटी यूज करता हूँ इन द केस ऑफ स्टेबल सब्जेक्ट्स और इन द केस ऑफ एनिमल्स। बट अगर मुझे बर्ड्स के शॉट्स लेने हैं या मुझे लाइट का इशू है तो मैं मैनुअल मोड में ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट मैनुअल मोड में आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए लाइट के लिए, आपके शटर के लिए, बिकॉज मेजरली इश्यूज क्या आते हैं कि नॉर्मली लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं और जब तक बर्ड फ्लाई कर जाती है और आप मैनुअल मोड को चेंज करते रहते हैं। तो मैं हमेशा अपर्चर प्रायोरिटी यूज करता हूँ मैक्सिमम केसेस में। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर जो शार्प पिक्चर भी मिलती है, लाइट भी प्रॉपर मिलती है और एक पिक्चर जो है ऑप्टिमम मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। वी हैव अ डिफरेंट फोकस मोड्स, लाइक जो मोबाइल में भी अगर आप देखते हैं कि पहले इतना नहीं था ये चीज़ें, बट मोबाइल्स में भी आप कंटिन्यूस मोड पर या बर्स्ट मोड पर आप मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो एक फ्लाइंग शॉट में या एक मूविंग पिक्चर में आप वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं वो आप मोबाइल से या कैमरा से क्लिक कर सकते हैं। तो कैमरा में जो दो सेटिंग्स हैं, सिंगल शॉट और कंटिन्यूस या बर्स्ट मोड, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लैंडस्केप लेना है या आपको स्ट्रीट करनी है तो आप सिंगल शॉट से भी वो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको नहीं पता होता है कि वो कब मूव करेगा या वो कब उड़ जाएगा या वो कब बैठेगा। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको ऑलवेज कंटिन्यूस मोड पर ही पिक्चर्स क्लिक करनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली इसमें फायदा क्या मिलता है कि अगर आप हाई एंड कैमराज में देखेंगे तो कैनन के जैसे 1DX है या 5D है या निकॉन D4 है या 850 है, तो सोनी का जो लेटेस्ट सीरीज हैं उनमें आपका जो फ्रेम पर सेकंड, पिक्चर्स पर सेकंड जो हमें मिलते हैं उसमें आप मैक्सिमम 12 FPS या 15 FPS तक पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बर्ड है वो विद इन अ सेकेंड में 12 पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं, तो उसका एक एक विंग के स्पैन को भी आप शॉट को फ्रीज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हाई एंड फोटोग्राफर्स हैं जिनकी पिक्चर्स आप देखते हैं कि उनके पिक्चर्स बहुत शार्प भी हैं और उन्होंने कंटिन्यूस मोड में वो मल्टीपल शॉट्स लिए होते हैं, तो जो तीन चार जो पिक्चर्स हैं वो सारी पिक्चर्स आपको मिलेंगी, लेकिन आप उसमें से बेस्ट 2-3 पिक्चर्स को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो मूवमेंट है उसमें कौन सा शॉट बेटर आएगा आपको नहीं पता। तो आप ऑलवेज कंटिन्यूस मोड यूज करिए जिससे कि आपको मल्टीपल शॉट्स मिल पाए। नेक्स्ट प्लीज। कैमरा में एक और सेटिंग होती है फोकस पॉइंट्स। फोकस पॉइंट का रोल क्या है? बेसिकली जब हम पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम सब्जेक्ट हमारा एक है या मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, या आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना है या आपको होल पिक्चर को शार्पली फोकस करना है। तो जब हम बात करते हैं कि हम जब लैंडस्केप करते हैं या हमें पूरा होल फ्रेम क्लिक करना है, तो स्पेशली लैंडस्केप के केस में हम ये चाहते हैं कि हमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो सारे हमें प्रॉपरली शार्प इमेज मिले। तो हम हमेशा मैट्रिक्स मोड यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो इमेज है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक आपका पूरा सब्जेक्ट को वो फोकस करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक बर्ड को या एक एनिमल को क्लिक करना चाहते हैं तो आप ये चाहेंगे कि जो बर्ड है उसकी आई या फिर उसके विंग्स या उसका फेस
वो शार्प हो, बाकी सब्जेक्ट जो है, बाकी जो एरिया है वो उतना शार्प ना मिले, या उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिले। तो आप क्या चाहेंगे कि आप बर्ड के केस में फोकस पॉइंट जो है वो सिंगल पॉइंट रखेंगे, अदरवाइज इसके अलावा क्या होता है कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि मूविंग शॉट्स हैं तो आप पार्शियली या फिर स्पॉट मोड भी यूज कर सकते हैं। स्पॉट मोड से आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप जो सब्जेक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको शार्पनेस ज़्यादा मिलेगी और उसका फोकस भी ज़्यादा होगा। सेम अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्ट्रीट कर रहे हैं या कोई और फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आप सब्जेक्ट को कितना फोकस करना चाहते हैं। तो फोकस पॉइंट्स आपके इस पर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें 4 मीटरिंग मोड्स हैं: स्पॉट मीटरिंग, पार्शियल मीटरिंग, सेंटर वेटेड और मैट्रिक्स। अच्छा, कैनन में और निकॉन में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट उनका कहीं पर स्पॉट मीटरिंग है, कहीं पर पार्शियल है, या उनके नेमिंग में डिफरेंसेस हैं। बट जो मेन जो मीटरिंग मोड है, नॉर्मली 3 जो कॉमनली यूज होते हैं वो स्पॉट मीटरिंग, सेंटर वेटेड और मैट्रिक्स मोड। तो स्पॉट मीटरिंग में हमारा क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि एक बर्ड है वो रूल ऑफ थर्ड में है, तो आप रूल ऑफ थर्ड में उस पॉइंट को फोकस कर लीजिए, तो वो जो बर्ड है वो शार्प मिलेगी, फोकस्ड होगी, और जो बाकी जो सब्जेक्ट है वो उतना शार्प नहीं होगा, जिससे कि आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आप लैंडस्केप कर रहे हैं या आपको कोई ग्रुप फोटो लेना है, तो आप मैट्रिक्स मोड यूज करें, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपके फोकस हो जाएंगे। सेंटर वेटेड मीटरिंग का रोल कब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा एरिया फोकस हो बट वो लिमिटेड एरिया हो, तो आप उसमें सेंटर वेटेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है या उसका एटमॉस्फेयर है वो एरिया तो शार्प फोकस्ड होगा, बट जो बाकी एरिया है वो उतना फोकस नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। अब इस बर्ड के केस में जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें आप जो रेड डॉट्स हैं वो पार्शियल फोकसिंग है या पार्शियल मैट्रिक्स है। इसमें क्या है बेसिकली कि जो बर्ड है उसके विंग्स, उसका फेस, उसकी टेल, ये सारे ही पॉइंट्स इसमें कवर हो पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे स्पॉट मीटरिंग करते, तो स्पॉट मीटरिंग में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो फोकस कर पाते, बट उसके विंग्स में भी शार्प नहीं होते। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो फ्लाइंग मोड में है, फ्लाइंग कर रही है, तो आपको पार्शियल मोड से आपको उसके विंग्स, उसका फेस, उसकी टेल, सारे एलिमेंट्स आपको शार्प मिलेंगे। बट अगर आप कोई सब्जेक्ट आपका स्टेबल है, बैठा हुआ है, तो अगर आप स्पॉट मीटरिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्पॉट पर वो शार्पली फोकस करेगा और आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। जो ट्राइपॉड्स हैं या जो अ, हमारे गियर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी, हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम कार में ड्राइव करते करते पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, या हमें कहीं पर ज़मीन पर लेट कर पिक्चर क्लिक करनी होती है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गियर्स आते हैं, जिसमें हम बीन बैग्स यूज़ कर सकते हैं, कार्बन फाइबर हेड्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ट्राइपॉड यूज करते हैं तो आपको किस टाइप का ट्राइपॉड हो, किस टाइप का बीन बैग हो, किस टाइप के गियर्स हो। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम जब ट्राइपॉड खरीदते हैं तो हमारे ट्राइपॉड बहुत भारी होते हैं, और जब हम बर्डिंग करने जाते हैं तो हमारा कैमरा भी 3-4 किलो का होता है और ट्राइपॉड भी 3-4 किलो का होता है। तो जब आप चलते हैं तो आप थक जाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके ट्राइपॉड है वो लाइट वेट हो, एल्यूमिनियम बॉडी हो या कार्बन फाइबर बॉडी हो, जिससे कि आपका जो ट्राइपॉड है वो ज़्यादा भारी ना हो। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं कि वो कार्बन फाइबर या एल्यूमिनियम का हो, तो उसकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाती है। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कहीं ट्रैकिंग करनी है या आपको वॉक करना है, तो आपको ट्राइपॉड भी उसी तरीके से ही होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर ज़्यादा भारी ट्राइपॉड होगा
तो मेजर इशू यही होगा कि आपका जो ट्राइपॉड है वो लेकर आप ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। सेकंड इज कि अगर आप सपोज करो गाड़ी में हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी से बैठे बैठे आप पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बीन बैग्स यूज कर सकते हैं या हैंडल भी यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि आप हैंडल बहुत देर तक करते करते थक जाते हैं, तो उसके लिए आप स्टेबलाइजर के लिए आप बीन बैग्स या कार्बन बॉडी स्टैंड्स यूज कर सकते हैं। धीरज, फोन यूजर्स की तरफ से एक मैसेज पॉपअप हो रहा है जिन फोन में प्रो ऑप्शंस नहीं है, व्हाट शुड दे डू? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? अगर आप प्रो मोड यूज़र नहीं हैं या आपके मोबाइल में नहीं है, तो भी आप उसमें देखेंगे कि अगर पहले जो ओल्ड मोबाइल्स हैं उनमें नॉर्मली तो जो कैमरा है वो ऑटो मोड की तरीके से ही वर्क करता है, बट उसमें भी एक मैनुअल मोड होता था। जनरली मुझे नहीं लगता कि 5 इयर्स से ओल्ड किसी के पास अभी मोबाइल होगा, तो जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं मैक्सिमम सब में प्रो मोड आ गया है। जो बहुत ज़्यादा ओल्ड मोबाइल्स थे उनमें ही नहीं था, बट उसमें भी आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मोड थे। जैसे आप सीन मोड था या नाइट मोड था। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप नाइट में पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो उससे आपको जो लाइट है वो बढ़ जाएगी। अगर आप डे टाइम में यूज कर रहे हैं तो वो जो आपका ऑटो मोड है, ओके आपके आईफोन में भी नहीं है, तो बेसिकली आप कुछ ऐप्स यूज कर सकते हैं जो कि मोबाइल यूजर्स के लिए बनी हैं। मेरे पास कुछ ऐप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप उन ऐप्स के बेसिस पर आपका जो अपर्चर है या जो आपका आईएसओ है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो के लिए फिल्मिक प्रो करके एक ऐप है, जिससे आप बहुत अच्छे प्रो वीडियो शूट कर सकते हैं। फिल्मिक प्रो ये पेड वर्जन है, बट आप उसके पहले फ्री वर्जन से आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं तो फ्रेम लैप्स करके इसमें एक बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो डायरेक्टर है। इसके अलावा ये प्रो शॉट्स हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो शटर है, आपका अपर्चर है और जो आईएसओ है वो आप सेट खुद कर सकते हैं या उसमें लिमिट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि आपका जो कैमरा है वो सेंसर बेस्ड है, बट सारे जितने भी मोबाइल्स में ये चीज़ें जो आ रही हैं, जितने भी मोबाइल्स में जो ऐप्स आ रही हैं वो सारा प्रो मोड भी एक ऐप बेस्ड सिस्टम है। तो आप अगर आपके मोबाइल में प्रो मोड नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ प्रो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसके बेसिस पर आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं या अपनी पिक्चर को बेटर बना सकते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे MX एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप पिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आपका जो कैमरा है वो तो सबका सेम ही है। बेसिकली जो आपका सेंसर है वो लगभग लगभग सेम है, सेंसर साइज का डिफरेंस है, लेकिन आप उन पिक्चर्स को विद द हेल्प ऑफ एप्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम दैट्स ग्रेट। सेंसर के साथ साथ मुझे लगता है कि सेंसिबिलिटी और एक सेंस, फोटोग्राफी सेंस, वो भी होना जरूरी है। सो टेक्निकल चीजें तो आप बता ही रहे हैं। लेट्स मूव सेकंड ऑन टू। चीज, या हाँ सेकंड चीज ये है कि जो मोबाइल यूजर्स हैं वो भी जब मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं या पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं तो अगर आप प्रो मोड यूज करते हैं तो आप उसके लिए ट्राइपॉड या जो मोबाइल ट्राइपॉड्स आते हैं या स्टिक्स आती हैं उसको आप यूज करिए, जिससे कि आपकी जो पिक्चर है उसका शार्पनेस भी बढ़े और वो ब्लर ना हो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जब आप नाइट में पिक्चर क्लिक करते हैं तो पिक्चर्स ब्लर होती हैं, तो आप ट्राइपॉड के हेल्प से उन पिक्चर्स को भी बेटर बना सकते हैं या नाइट फोटोग्राफी में भी वो हेल्प कर सकते हैं। अभी कुछ ऐप्स हैं जिसमें आप टाइम लैप्स के साथ साथ आप उसमें नाइट मोड के थ्रू आप लॉन्ग एक्सपोजर भी शूट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स होते हैं, जैसे ट्रेलिंग है या लाइट ट्रेल्स जो आपको बनानी है, तो आप मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर क्लिक किए हुए हैं उन ऐप्स के थ्रू। तो आप जब भी आपको लगे कि आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये एक आपका स्टैंड है जो आप कार में यूज कर सकते हैं। Neeraj, just one sec. We are 5 minutes away from the workshop. We can go on like 10 minutes more, हाँ, and that will be all. Yeah. ओके। तो नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज हैं, लेकिन हमें जो वाइल्ड लाइफ के लिए लेंसेज चाहिए होते हैं वो स्पेसिफिकली टेली लेंसेज चाहिए, जिससे कि आप एक बर्ड के दूर से ही उसको क्लिक कर पाए। नॉर्मली होता है क्या है कि जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो ये इशू होता है कि वो पिक्चर के लिए आपको बहुत पास जाना पड़ता है, लेकिन आप टेली लेंसेज यूज करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो ऑलवेज वाइल्ड लाइफ के लिए आपको टेली लेंसेज की नीड होती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, हम क्यों ये चैलेंजिंग है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? बेसिकली ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट आपकी मर्जी से नहीं चलता है। आपका जो बर्ड है, जो एनिमल है, वो आपकी मर्जी से मूव नहीं करता है। तो आपको ऑलवेज ये चैलेंजिंग इसलिए होता है कि आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ता है। आपको उसके बिहेवियर को समझना पड़ता है। आपको ये चीज़ जाननी पड़ती है कि वो कब खाएगा, कब उड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपके उसके बिहेवियर से शायद समझ में आएंगी। तो आपको ये इसलिए चैलेंजिंग है कि आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना चाहिए कि उस समय कितनी शटर हो, उस समय कितना आपका आईएसओ हो, कितना आपका एपर्चर हो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। सेम चीज। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जो मेन हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन, तो हम आज की तारीख में देखते हैं कि बहुत सारी बर्ड्स नहीं हैं, जैसे पेंगुलिन्स हम नहीं देख पा रहे हैं। जो वल्चर्स हैं वो अब मिसिंग हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी बर्ड्स हैं जो पहले दिखती थी जो अब नहीं दिख रही हैं। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जो जुगनू हैं वो पहले दिखते थे और अब नहीं दिखते हैं, जबकि रेनी सीजन है अभी भी हमें वो जुगनू नहीं दिख रहे हैं जो कि पहले हमें अपनी सोसाइटीज में दिख जाते थे। तो हमारा यही मेन चीज़ है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कुछ वनरेबल लिस्ट में हैं, कुछ लीस्ट कंसर्न है, बट हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो हाँ, नहीं, बिफोर वन। हाँ, तो व्हाट आर द रूल्स एंड एथिक्स फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो आपको कभी भी फ्लैश का यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्लैश यूज़ करने से जो बर्ड्स हैं या जो आउल्स हैं उनको नाइट में देखने में डिफ़िकल्टी होती है। लाइक जब आप ड्राइव करते हैं और सामने से कोई कार आती है, तो जैसा आपको प्रॉब्लम आती है सेम बर्ड्स को भी यही प्रॉब्लम आती है, वही एनिमल्स को आती है। तो ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि अगर आप नाइट फोटोग्राफी कर भी रहे हैं तो जो नेचुरल लाइट है उसको यूज़ करें, बट आप फ्लैश का यूज़ ना करें या उसकी ज़रूरत ना पड़े। सेकेंड थिंग इज कि आप जब भी फोटोग्राफी करते हैं तो उनकी हाँ, जो नेस्ट फोटोग्राफी है, नेस्ट फोटोग्राफी ना की जाए। क्यों? क्योंकि नेस्ट फोटोग्राफी करने से क्या होता है कि जो उसके चिक्स हैं या जो एग्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड्स कभी कभी अपना नेस्ट छोड़ देती है या बर्ड नेस्ट से दूर चली जाती है, जिसकी वजह से जो एग्स हैं वो हैच नहीं हो पाते हैं या उनके बेबीज भी मर जाते हैं। थर्ड इज बेटिंग। बेटिंग इज हम नॉर्मली पार्क में जाते हैं या जू में जाते हैं या किसी रिजर्व में जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उनके पास फूड होता है वो बर्ड्स को या एनिमल्स को शेयर करते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो उनकी नेचुरल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब पहले अगर आप देखेंगे कि मंकीज जो थे वो शायद इन चीज़ों को नहीं खाते थे, बट अब आपने देखा होगा कि रोड साइड उनको लोग नमकीन खिला रहे हैं, उनको बिस्किट्स खिला रहे हैं, कोई टोस्ट खिला रहा है। तो इन सब से उनको बहुत हार्म होता है, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं वो उनको हार्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि उनके लिए हार्मफुल हैं। नेक्स्ट इज वेट। नेक्स्ट इज कि अगर आप कभी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो कभी भी आप उनको चेज ना करें, कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें। अगर आप किसी रिजर्व में हैं या किसी बर्ड सेंचुरी में हैं तो वहाँ पर हॉर्न नहीं करें, कभी वहाँ पर ज़्यादा चिल्लाएं नहीं। और सबसे मेन चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप जब भी बर्डिंग करते हैं तो आप अपना मूवमेंट कम से कम करें, बिकॉज आपका मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से जो बर्ड है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने बहुत ज़्यादा शार्प कलर के कपड़े पहने हैं या आपने ब्राइट कलर के कपड़े पहने हैं तो मेजर इशू क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं वो दूर से ही
चली जाती हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपको बर्डिंग करनी है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, तो आप नॉर्मल कैमोफ्लेज कलर के कपड़े पहने या ग्रेश कलर के कपड़े पहने, जिससे कि उनको ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अगर आपकी बर्ड चली गई तो आपको वो शॉट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ऑलवेज ये चीज़ ध्यान रखें कि आप कैमोफ्लेज कपड़े पहने। उसके अलावा नॉइसेज ना करें, म्यूजिक ना करें, ज़्यादा स्पीडिंग ना करें। सबसे मेन चीज़ क्या होती है आज की तारीख में, सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू है वो ये है कि लोग कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, और उसके लिए उनके नेस्ट में चले जाते हैं, उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, हम अनएथिकली फोटोग्राफ्स करते हैं और कैमरा फ्लैश यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ऑलवेज यही प्रॉब्लम आती है कि जो पिक्चर्स हैं वो तो हमें मिल जाती हैं, बट उनकी नेस्टिंग खराब हो जाती है, या उनके जो पिक्चर्स हैं वो तो आपको मिलेंगी, लेकिन वो बर्ड वहां से अपना एरिया छोड़कर चली जाती है, या जो एनिमल है वो अपना डैन या जो उसका एरिया है वो छोड़ देता है। तो ऑलवेज ये चीज़ें ध्यान रखें कि आप जब भी बर्डिंग करें वो ये सारे पॉइंट्स को ऑलवेज ध्यान रखें। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जो कॉमन इश्यूज जो आजकल हैं, जैसे कि रिलीजन है, टूरिज्म है, डिस्ट्रक्शन है, ओवरकिल है, हैबिtat डिस्ट्रक्शंस है, इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, लाइक आउल्स को विद द नेम ऑफ रिलीजन किल किया जाता है, या हम बहुत सारे एनिमल्स की बलि देते हैं। ये सारी चीज़ें जो अनएथिकल चीज़ें हैं, अगर ऐसा कहीं हो रहा है या आपको पता चलता है तो आप इसको प्रमोट ना करें, और एटलीस्ट उनकी पिक्चर्स को भी शेयर ना करें, जिससे कि वो कम से कम लोगों को हो। आप उसकी कंप्लेंट करें या उसकी इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज को दें, बट एटलीस्ट उनको प्रमोट ना करें। नेक्स्ट प्लीज। हमारे यहाँ जो लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1972 में आया था। जैसे कि हमें पता है। सेकंड थिंग, जो जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो 1936 में उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओवरऑल हमारे यहाँ 104 नेशनल पार्क्स हैं, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उनका सबका टाइम होता है, लाइक कुछ जो सनराइज या सनसेट पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो नॉक्टर्नल हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो डे और नाइट दोनों में एक्टिव होते हैं। तो हम जब बर्डिंग करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस बर्ड को क्लिक करना चाहते हैं वो कब मिलेगी, क्योंकि कुछ बर्ड्स हैं जो डे टाइम में दिखेंगी, कुछ बर्ड्स हैं जो नाइट टाइम में दिखेंगी, और कुछ बर्ड्स हैं जो सनसेट या सनराइज पर ही हमें नॉर्मली दिखती हैं। नेक्स्ट प्लीज। टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ इमेजेस, लाइक पोर्ट्रेट्स होते हैं, एक्शन इमेजेस हैं, इंटरेक्शंस हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो हम जो स्पेसिफिकली जब हम वाइल्ड लाइफ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिहेवियरल या उनके एक्शन इमेजेस मिलें, जो कि हमें दोनों तरीके की चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें बहुत अच्छी पिक्चर्स भी मिलती हैं, सेकंड थिंग ये है कि हमें उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट भी समझ में आता है। बहुत बार हमें कभी दो फ्लाइंग बर्ड्स का उड़ते हुए, कभी उनका इंटरेक्शन करते हुए, कभी उनको फीड करते हुए, कभी एक दूसरे को फीड कराते हुए, इस टाइप की जो पिक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पोर्ट्रेट्स या नॉर्मल पिक्चर्स से। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये जैसे एक पैरट है जो दूसरे पैरट के साथ में पानी पी रहा है, तो कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने आप एक स्टोरी देते हैं। तो हमेशा वाइल्ड लाइफ में भी आप ध्यान रखें कि अगर आप पिक्चर्स को विद स्टोरी अगर आप देखते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पिक्चर्स। नेक्स्ट प्लीज। आप नॉर्मल जो एनिमल बिहेवियर है अगर आप वो कैप्चर करते हैं तो आपको बहुत बारी जैसे हंटिंग का, फाइटिंग का, फ्लाइंग का, क्लाइंबिंग का, इस टाइप की पिक्चर्स मिलते हैं बहुत सारे। जैसे आपको वुड पैकर है वो आपको ट्री पर क्लाइंब करते हुए मिलता है, या इस टाइप की जो पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। सेकेंड थिंग, आपको भी वो पिक्चर्स लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके लिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो शटर प्रायोरिटी है वो आपका ऑलवेज ज़्यादा हो, या शटर ज़्यादा हो, जिससे कि आपकी जो पिक्चर है वो प्रॉपरली शार्प मिले। नेक्स्ट प्लीज। क्वालिटी ऑफ लाइट, ये हमेशा हमें आपको ध्यान रखना पड़ता है पिक्चर्स के लिए कि आप चाहे मोबाइल से करें चाहे कैमरा से करें, जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है। अगर लाइट आपके सामने से आ रही है तो जो पिक्चर है, जो सब्जेक्ट है वो बहुत डार्क होगा या सिल्हूट मिलेगा।
लेकिन अगर पिक्चर हमारे बैक से आ रही है तो जो पिक्चर है उस पर प्रॉपर लाइट होने की वजह से वो बहुत अच्छे से शार्प पिक्चर मिलती है, और हमें जो आईएसओ और शटर का यूज कम करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर वो साइड लाइट है तो आपको कभी कभी वो बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती है, या फ्रंट लाइट है तो आपको उससे शार्पनेस और उससे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा अच्छी मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ बर्ड्स हैं जो हमने इस ईयर्स में हमने देखी हैं, जो आगरा में पहली बार दिखी है। 2014 में इसका लास्ट रिकॉर्ड है येलो वाटर लैपिंग का, जो कि इस बार हमने 9 यहाँ पर देखी हैं, और इन्होंने यहाँ पर नेस्टिंग भी की है आगरा में। नेक्स्ट प्लीज। ये सारस क्रेन है जो का स्टेट बर्ड है यूपी का। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी दिखा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें ये पिक्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ डेज क्या है कि एक तो हम अ, नील गाय को एक तो हमारी तरफ से इतना ध्यान नहीं दे रहा है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और सोशली भी। और जहाँ पर ये जो फेरल डॉग्स हैं वहाँ पर उनकी हंटिंग होती है, फार्म्स में इनकी हंटिंग होती है। जो फार्मर्स हैं वो भी डॉग्स पालते हैं जो कि इनके बच्चों को किल कर रहे हैं, जिससे इनकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे कम हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक वायर टेल swallow है जो कि आपको दिखेगा एक कथक काइंड ऑफ डांस कर रही है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको उनके मूवमेंट उनके बिहेवियर से ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक बेयर की पिक्चर है जिसके साथ में 2 कप्स हैं, उसके बच्चे हैं। तो ऑलवेज ये ध्यान रखें जब आप कभी भी वाइल्ड लाइफ करते हैं तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, उनके ज़्यादा नज़दीक मत जाइए, स्पेसिफिकली ब्रीडिंग टाइम में या उनके बच्चों के टाइम में, क्योंकि ये बहुत बार हार्मफुल होते हैं। आपने देखा होगा कि स्पेशली स्लॉथ बेयर के केस में बहुत बार इनके अटैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोग्राफर्स को नुकसान होता है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। Yeah, Nitesh ji has been giving quite valuable thoughts, and he has been sharing what to do and what not to do. And certainly, we are going to have a one-on-one session with Nitesh ji in later near future. And we have few questions you can see in the chat box. Sam was asking, is there any future in wildlife photography, and what we can do to make a future in wildlife photography? If you can just give a 1 minute tip on that. जैसे अभी नीतीश जी ने यहाँ पर लिखा है कि देयर वाज अ रिसेंट इंसिडेंस ऑफ गांधीनगर गुजरात वेयर द नेस्ट फोटोग्राफी रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ 3 हॉर्नबिल। तो ये नॉर्मली हम फोटोग्राफर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो आप वो नेस्ट को डिस्टर्ब ना करें, उनके जो चिक्स हैं उनको टच ना करें, उसमें फ्लैश यूज ना करें, उनको उठाएं ना। और स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग स्नेक्स को उठा लेते हैं, या उनके चिक्स को उठा लेते हैं, या उनके बच्चों को उठा लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कभी भी जैसे ये अभी जो ब्रीडिंग सीजन है बर्ड्स का, बहुत बार बर्ड्स क्या करती हैं कि उनके चिक्स को जब वो उड़ना सीखते हैं तो वो कभी कभी नीचे आ जाते हैं या वो उड़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको उठाकर घर में ले आते हैं कि हम उसको पालेंगे, लेकिन आप उसको फीड नहीं करा पाते हैं, और सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है कि जब हम उनको फीड कराते हैं तो वो मर जाती हैं। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने दीजिए। अगर वो बाहर भी है तो आप कुछ उसे इस ऐसी जगह पर रख दें हाइट पर जिससे कि उसको बिल्ली या कोई कुत्ता ना ले जाए, लेकिन आप उसको घर में ना ले जाएं, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी टेक केयर करेंगे, उसको फीड कराएंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको वो ले जाते हैं। तो आप प्लीज ये ध्यान रखिए, अगर आपने उसको अंदर ले गए तो उसके पेरेंट्स वहां से चले जाएंगे और वो दोबारा वहां पर नहीं आएंगे। You're right, Dheeraj, on that note. We can place them back at a higher level, and what we can even do if there is no other choice left, you can call wildlife SOS number आपके पास जरूर होना चाहिए, and we will share, we आप will try to, फॉरेस्ट yeah. डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी अनइथिकल कहीं कुछ हो रहा है, या अगर आपको लगता है कि कहीं पर उनकी किलिंग हो रही है या कहीं पर उनको ट्रैप किया जा रहा है। रिसेंटली अभी मेरे सामने एक इंसिडेंस हुआ था, कहीं पर फिशिंग हो रही थी, तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से उन फिशरमैन्स को मतलब वहां से हटवाया था। तो नॉर्मली अगर आपके सामने कभी ऐसा होता है तो आप सबसे पहले उन लोगों की पिक्चर्स क्लिक कर लीजिए,
या उस एरिया की पिक्चर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगर वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो आप वहाँ पर उनको कम करा सकें या That's खत्म great. करा सकें। Yeah, that's great. So time is clicking very fast and we have just 3 minutes. सैम, वाइल्ड लाइफ में फोटोग्राफी में फ्यूचर ये है कि इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये नॉर्मली कुछ लोगों का पैशन है और कुछ लोगों का ये प्रोफेशन भी है। तो वाइल्ड लाइफ में प्रोफेशनल में आपको ये कर सकते हैं कि आप अगर गुड अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनको विजिट करा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ टूर्स करा सकते हैं। बट उसके लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है। इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए प्रोफेशनल होने के लिए आपको कैमरे का नीड नहीं है, बट आपको गुड नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि जो फॉरेनर्स आते हैं वो चाहते हैं कि इंडिया में आने के बाद वो अच्छे Okay, अच्छे वाइल्ड लाइफ एरिया को I'm विजिट going करें। to interrupt you here. We हाँ। are short of time and we are about to wind up the session. हम्म। And I will do the closing. It's really wonderful to have you on board. And you have been, बहुत अच्छा PPT और बहुत अच्छा आपका कमेंट है आपके सब्जेक्ट के ऊपर. And I can see there are queries. We will answer one on one. We will have all the queries recorded with us, and we will try to answer each query to you personally. And we will even share the video link. It is recorded session, and we will share the video link as early as possible. And thank you so very much for joining us. And we are looking forward to have more photography workshops in the future. Education Tales is a platform for to promote education in different fields, and it is a platform for students, parents, and educators. You can go to our Facebook page, Education Tales, and I will even keep sharing whatever updates we do. You can go to my website, shilpabhatia.blog, because in near future I'm planning to subscribe, and it is working as a magazine. So you can stay there as well, and we will surely be updating you. And recent updates are that we are having a quiz in August. 6th of August, we have finalized the date. That quiz is open for class 1 to 10. And tomorrow we are having a webinar on career choices. So Sam, if you want, you can join and you can seek the help, because it is primarily focusing on the career choices which are turning your passions into profession, which are off the market, off the stream. So we will be focusing on these career choices, how to choose and what courses or degrees you can opt for. Like blogging is one, and wildlife photography is one, street photography is one, and then chef is one. So there are plenty of choices you can do. And do join our webinar tomorrow. I'll share the link in the group. Thank you so very much, Dheeraj, once again. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जितने भी लोग अटेंड किए थे, आप लोग अपनी पिक्चर्स को भी शेयर कर सकते हैं। हमारा एक पेज है, हमारा एक ग्रुप है, ताज फोटोग्राफर्स क्लब, जिस पर आप अपनी जो पिक्चर्स आप क्लिक करते हैं, और अगर आपको कभी कोई इशू है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप उससे वहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, हम लोग यहाँ पर बहुत सारी वॉक्स करते हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को बिगनर्स हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो फोटोग्राफी है वो आपको फील्ड जॉब है, आपको फील्ड पर आके ही आपको सीख सकते हैं। आप घर बैठे सीख सकते हैं, बट आपको टेक्निकल नॉलेज तभी मिलेगी जब आप फील्ड पे खुद ट्राई करेंगे। तो आप लोग हमें ज्वाइन करिए जब भी हमारी I will वर्कशॉप होती हैं। request हाँ। everyone to put video on for just screenshot. Dheeraj, sorry to interrupt हाँ। because time is going. हाँ। Yeah, Dheeraj की जो भी page details हैं, I will share through the email. I have email address of every one of yours. All the details will be shared, Dheeraj. Don't worry about that. I am certainly going to share your groups and page links. थैंक यू। And stay tuned to our my Education Tales page. We will be planning a quiz on wildlife photography, right, Dheeraj? या That also we are planning. So stay tuned, and it is has been very nice and humble gesture from you all to stay united and show that passion for the photography. And you have been nice audience. Thank you so very much for joining us. Dheeraj, you can go now. You can tell you what you want to say. मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग पिक्चर्स क्लिक करते रहिए, और आप मॉर्निंग में और इवनिंग में जब आप फ्री होते हैं तो आप 1 आवर भी अगर आप अपने एनवायरनमेंट में आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे लोगों ने अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि हमें बहुत सारी नई बर्ड्स दिख रही हैं। वो नई बर्ड्स दिख नहीं रही थी आपको। प्रॉब्लम क्या थी कि आपके पास समय नहीं था उनको देखने का। जब लॉकडाउन हुआ तो आपके पास कोई काम ही नहीं था, आप घर में बैठे-बैठे अपने घर में बैठे-बैठे चिड़िया देख रहे थे। तो मेन चीज़ क्या थी कि आपके पास जो बर्ड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार यहाँ आई हैं।
आपके घरों के आसपास इतनी बर्ड्स हैं, हमने 160 बर्ड्स ऑल ओवर आगरा में आइडेंटिफाई कर चुके हैं विद पिक्चर्स विद प्रूफ। लेकिन ऐसा नहीं है, अब कुछ लोग पूछते हैं कि आपको ये बर्ड्स कहाँ मिलती हैं, तो ये बर्ड्स यहीं पर हैं, बट होता क्या है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं देखना चाहते हैं, आपके घर में गार्डन है, आपके घर में नेस्टिंग होती है, लेकिन आपको पता नहीं होती कि वो बर्ड कौन सी है। हम अगर काउंट करेंगे तो कम से कम 15 से 20 बर्ड हमारे ही घर के आसपास रहती हैं, जिसमें से क्रो है, रॉक पिजन्स हैं, मैनाज हैं, और बहुत स्मॉल स्पैरोज हैं। ये बर्ड्स तो हमारे यहाँ कॉमनली दिखती हैं, बट Yeah, हम we लोग have been loving the quarantine time with the nature around, and we have seen peacock even roaming around in या our close area. Kingfisher has visited many times. Off and on Kingfisher come. Commonly birds जो हम देखते हैं. My daughter remembers. She is 5 years old and she remembers. She can उसने tell. बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, उसने मुझे अभी दिखा कर गई थी, ये देखिए ये ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं, ये देखिए Yeah, मैंने ये she is going to present टर्की a बनाया है। presentation on birds. Yeah. वो मुझे है ना ये पिक्चर देकर गई थी कि देखिए ये कौन कौन सी बर्ड्स हैं। बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से मोटिवेट करें तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो भी इस तरीके की एक्टिविटीज करें, वो बर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करें। नॉर्मली क्या होगा कि आने वाले टाइम में अब हम सिर्फ अगर हम कहीं नेशनल पार्क में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हर किसी को एक ही चीज चाहिए होती है कि टाइगर मिल जाए या लायन मिल जाए, बट हम ये नहीं ध्यान देते कि हमारे आसपास भी इतनी बर्ड्स हैं। और अगर हम अपने आसपास पानी रखेंगे, उनको फीड कराएंगे, और हाँ वन मोर थिंग, बेटिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फीडिंग। लाइक अगर आप उनको बाजरा डालते हैं या उनको दालें डालते हैं या नॉर्मल जो नेचुरल स्टफ है वो डालते हैं, वो उनके लिए हार्मफुल नहीं है, बट उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा ना करें कि आपने पूरा बोरा वहां जाके रख दिया कि आप उसको खाने दीजिए, ऐसा नहीं है। आप डेली उसमें थोड़ा थोड़ा डालिए और उनके लिए पानी रखिए, जिससे कि वो आपके एनवायरनमेंट में आए, वहां पर आपको डेली दिखें। अगर आप अपने घर के पास पानी रखेंगे तो आप देखिएगा कि वहां पर वो जरूर आपको आते जाते हुए दिखेंगी, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में 6 to 8 में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बर्ड्स दिखती हैं। वन मोर थिंग, कि अगर आप कभी भी बर्डिंग करने जाते हैं तो आप अपनी लोकेशन प्लीज शेयर मत कीजिए। लोकेशन शेयर करना इशू नहीं है, बट उन लोगों के लिए इशू है जो लोग उस लोकेशन का मिसयूज करते हैं। फोटोग्राफर्स आज की तारीख में सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये बर्ड कहाँ दिखी। हमारा पर्पज ये नहीं है कि वो बर्ड ना दिखो, बट हमारा पर्पज ये है कि आप उसकी नेस्टिंग को डिस्टर्ब ना करो, उनके हैबिटाट को डिस्टर्ब ना करो, उनके एरियाज को खराब ना करो। तो आप ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी पिक्चर शेयर करते हैं तो प्लीज उनकी लोकेशन को शेयर ना करें, जिससे कि और लोग वहां पर जाके उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी भी फोटोग्राफर के साथ में जाइए, एक एथिकल रूल फॉलो करिए, उनको देखिए। और ऑलवेज देखना जरूरी है, बट आप फोटोग्राफी जरूरी नहीं होती है। समटाइम्स मैं फोटोग्राफी करने जाता हूँ बट मैं कैमरा नहीं निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बर्ड्स मैं देख चुका हूँ, लेकिन उसको आज क्लिक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमने इतनी सारी न्यू बर्ड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं आगरा में और अराउंड आगरा, बट मेजर इशू ये नहीं होता है कि आप उनको रिलीज करो कि हाँ यहाँ पर ये बर्ड दिखी। बट हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कभी भी किसी भी लोकेशन को किसी से शेयर करते हैं तो एटलीस्ट उसका हैबिटेट डिस्टर्ब ना हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आप मोबाइल यूजर भी हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, आप यूज कर सकते हैं। आप क्या करिए, अपने घर में पानी रखिए और अपने मोबाइल को वहां पर टाइम लैप्स के फॉर्म में या फिर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो वहां पर रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपके हटने से वहां पर जब वो बर्ड या वो स्क्वायरल या वहाँ कोई भी एनिमल आएगा तो वो आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा और वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप बर्डिंग करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो आपके आने की वजह से डिस्टर्ब होता है, तो आप मोबाइल को यूज कर सकते हैं एज अ ट्रैप या कैमरा ट्रैप, कि वो पिक्चर्स क्लिक भी करे और वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि आप मोबाइल से फोटोग्राफी करिए, बट उससे उसकी नेस्ट या उस बर्ड को डिस्टर्बेंस ना हो। और किसी की कोई क्वेरी है तो आप प्लीज बोल सकते हैं। I think that's all. And the number of growth is also decreasing, so we should wind it up, Dheeraj. ओके, And yeah, थैंक we यू will. एवरीवन Yeah, फॉर thank हेयरिंग you मी। so very much. हाँ। Yeah.
All right. Thank you so very much, everyone. And thank you, Dheeraj. Thanks a lot for being there. Your certificates will be issued to you through your email ID. And I hope you all have registered and in the form. Thank you so very much. I will share the details of our Facebook page and YouTube link. You can go on our pages, and I will surely be updating you through the email because I've got your email, and I will be updating you through. You didn't register. Okay, you can go to our Facebook page, Education Tales, and you can see. And we will certainly email. I will send you my Facebook page details and other details as well in the group. So thank you so very much for joining us. Have a great evening. Bye bye. Thank you, ma'am. You can. Here is my daughter if you want. She is there showing her photographs, the paintings. Yeah. All right. Okay then. Okay. Yeah, Nitish sir, thank you so very Hi, much for being here. Hi, Deepak. Hello. Rushika is with Dheeraj bhai. Hello, Rushika. All right. आपको कोई हेलो कर रहे हैं Okay then. So I'm leaving the workshop. See you all next time. Hi, Rushika. I am Deepak. Do you Thank you, remember Nitish sir. me? Thank you so much. Okay, bye. Bye See you bye bye. later. Okay, everyone.